हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ पॉलिटी रिवीजन सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। माय फोकस विल बी ऑन क्लियरिंग योर concepts with respect to every terms like constitutional supremacy, parliamentary supremacy, due process of law, procedure established by law, etc. ओके, इसके अलावा मैं आपको उन पॉइंट पे एम्फेसाइज करूंगा जहां पे बच्चों से सिली मिस्टेक होती है, क्योंकि पॉलिटी कई बार पढ़ी होती है बच्चों ने, मल्टीपल टाइम लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होती है, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स, कुछ स्टेटमेंट जो रिपीटेडली यूपीएससी आपसे बार बार पूछ रहा है, बट वो मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं सेलिंग फीचर्स पे मूव करने से पहले, अगर आप यूएसए का देखेंगे तो जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट इज एट द टाइम ऑफ मेकिंग, उस टाइम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में थे सिर्फ 7 आर्टिकल्स। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में थे 128 आर्टिकल्स एंड कनाडा में थे सिर्फ 147 आर्टिकल्स। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे 395 आर्टिकल्स, जिन्हें डिवाइड किया गया 22 पार्ट्स में। उसके साथ एक प्रियम्बल था और 8 शेड्यूल्स थे। हालांकि अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मोर देन 495 आर्टिकल्स हैं। ये चेंज होता रहता है, आर्टिकल नंबर इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन टोटल 25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल है और शेड्यूल बढ़ के 12 हो चुके हैं फ्रॉम 8। राइट, तो मतलब एक चीज तो दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल रखा गया, यानी कि उसे अमेंड किया जा सकता है। वाई? टू इवॉल्व विद द चेंजिंग टाइम। और जब ये फीचर्स ऐड किए जा रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी था कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हद से ज्यादा रिजिड हो जाए तो वो अपने देश की तरक्की रोक देता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डायनामिक, it should be a living document. That is, just like human beings, it should also evolve and change with time. ओके, तो काफी सारे अमेंडमेंट्स ओवर द ईयर किए गए और ये सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, अभी के लिए इस आर्टिकल नंबर को याद रखिए। और वेरियस अमेंडमेंट किए गए जिनके काफी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस रहे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो इंदिरा जी ने इंप्लीमेंट किया था ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। ओके, उसी का एक रिजल्ट है जो हमें अभी दिखाई देता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इन सब की बातें होंगी वन बाय वन। चलिए सेलिएंट फीचर्स पर आते हैं। फर्स्ट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक होते हैं रिटन और दूसरे होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन की एग्जांपल्स अब तक याद हो गए होंगे आपको। यूके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, न्यूजीलैंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। रिटन का पहला वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना यूएसए और इंडिया बना 1950 में। ओके, नो, अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके फीचर्स भी हम लोग जानेंगे, बट फिलहाल ये याद रखिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां प्रॉपर लिख दिया गया है, वहां पर है कि कौन सी चीज किस तरीके से होगी। दैट मीन्स कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे दोनों में, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिजिड होगा। उसको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर लिख के दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट अगर आपको अमेंड करना है तो आपको ये पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ओके, इसलिए इसको कंपैरेटिवली रिजिड माना जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जिस तरीके से आप बेसिक लॉस पास करते हो पार्लियामेंट से, उसी तरीके से आप कोई भी लॉ पास कर दीजिए और वो लॉ अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा। यानी उनके यहां पर उनका पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है तो अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बन जाता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉस अलग है, हमारे यहाँ स्टैट्यूटरी लॉस अलग है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अलग है। इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों आखिर ये एलिफेंट साइज का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने? ठीक है, काफी बल्कि है। यूएसए का छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप किसी से मांगोगे वो दे देगा आपको 11 आर्टिकल उठा के, आप ले आओगे। इंडिया क्या मांगेगा तो एक मोटी सी बुक ले आओगे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन आप किसी से मांगोगे तो पूरी शिप भर के दे देगा, क्योंकि उनके यहाँ आज तक सिंस 12th सेंचुरी जितनी भी लॉज बने हैं वो सब उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होने का रीजन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ना, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइवर्सिटी इंडिया की। तो डाइवर्सिटी इन व्हाट रिस्पेक्ट? सी, डाइवर्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजन इवन। ठीक है, जैसे फ्रंटियर प्रोविंसेस हुआ करते थे, अरुणाचल वगैरह, राइट, उस तरीके से फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज, इन सब का ध्यान रखा गया। इसलिए ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंकलकेट कर दिया ताकि उनके भी राइट सेफ गार्ड रहें।
दूसरा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस है, उनकी बिलीफ, फेथ एटसेट्रा। जैसे कुछ साल पहले तक नागालैंड अपने यहाँ पंचायत के इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने देता था विमेन को, कि ये हमारे कस्टम्स के अलग है। लैंग्वेज को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक प्रॉपर से अलग शेड्यूल ही बना दिया, 8th शेड्यूल, राइट। उसी तरीके से काफी सारी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जैसे अनटचेबिलिटी था, तो उसको एबॉलिश करने के लिए हमने एक फंडामेंटल राइट में लिख दिया, राइट। तो ये जो इतना डाइवर्स नेचर था हमारी कंट्री का, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बल्कि होता चला गया, क्योंकि हमने ये इंश्योर किया कि हमारे लोगों को जो भी राइट्स देने हैं, जो भी उनको प्रोटेक्शन देनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दी जाए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के विम्स पे छोड़ दिया जाए। ओके। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा एक्ट ऑफ 1935 का, क्योंकि जब ये आया था तभी इसमें ऑलमोस्ट 360 के अराउंड आर्टिकल्स थे, ठीक है, नॉट प्रिसाइज बट अराउंड अराउंड 360 के अराउंड आर्टिकल थे। तो इसी पे बेस यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन बना। तो ये सारे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट हमने, जो गलत चीजें थी बस वो रिमूव कर दी, और जो अच्छी चीजें थी वो अपना ली, और उसी फाउंडेशन पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया। तो हिस्टोरिकल फैक्टर एक्ट ऑफ 1935 का इंपैक्ट इसीलिए हमें सबसे ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट रीजन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि अगर आप यूएसए में देखेंगे तो वहां पे उनका फेडरल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और हर स्टेट का, ऑल 50 स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सिर्फ 3-4 मैटर्स वहां की गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए हैं, जैसे कि जैसे करेंसी का मैटर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, बस 3-4 मैटर स्टेट्स ने सरेंडर कर दिए हैं टू दी फेडरल गवर्नमेंट। बाकी सारे के सारे मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट का अपना डोमेन है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में है। इसलिए वहां पे आप ना दो सिटीजनशिप देखोगे यूएसए में। हमारे यहाँ क्या है, हर इंसान सिर्फ इंडियन सिटीजन है। वहां पर सपोज कैलिफोर्निया स्टेट है, तो वहां पे एक नागरिक कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है और साथ में यूएसए का सिटीजन है, तो वो अपने साथ दो आईडी कैरी करके चलता है, दैट आई एम सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया एंड आई एम सिटीजन ऑफ यूएसए। ओके, इंडिया में ऐसा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है हमारे यहाँ। ओके। इसके अलावा इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट आपको ऐसे भी देखने को मिलता है कि जैसे सीएजी है, तो वो सेंट्रल स्टेट दोनों के अकाउंट्स को मॉनिटर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वो पार्लियामेंट के भी इलेक्शन कंडक्ट कराएगा और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कराता है। यूपीएससी है, वो ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विस के तो ऑफिसर्स को इलेक्ट करता ही है, साथ में ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर को भी इलेक्ट करता है, राइट। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। अब ये जो लीगल ल्यूमिनरीज होते हैं ना, इनके साथ एक बीमारी है कि ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं चीजों को, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स में, काफी डिटेल में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का अंदाजा आप इसलिए लगा लीजिए कि अगर हमें बोलना है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए मैक्सिमम एज इतनी है, तो उसको वो सिंपल नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जज मैक्सिमम 65 तक रह सकता है, नो, ही से शुड नॉट बी लेस देन 65 ईयर्स, घुमा के बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपैक्ट होता है इन लीगल ल्यूमिनरीज का। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो गई है, कि अगर आप कॉमन मैन को समझाने बैठोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगी, या उसको डायरेक्ट पढ़ने को दे दोगे तो वो समझ ही नहीं आएगा। ओके। और काफी डिटेल प्रोविजंस डाल दिए गए हैं हर चीज को लेकर। काफी ऐसे प्रोविजंस हैं जो एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ देना चाहिए था, जैसे अनटचेबिलिटी अबॉलिश करना है, तो ठीक है, वो सरकार कानून बना लेगी, इंप्लीमेंट कर लेगी, तो हो जाएगा वो, राइट। बट ये चीजें नहीं, हमने सारे एडमिनिस्ट्रेशन माइनर माइनर चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड कर दी, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और एलिफेंट साइज का होता चला गया। ओके, दैट वाज द फर्स्ट फीचर। सेकंड इज, इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नो, कई कंट्रीज से हमने लिया है, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ठीक है, कई कंट्रीज से हमने लिया है। ऑलमोस्ट मोर देन 60 कंट्रीज, ओवर 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गो थ्रू किया था। ओके। अब इसमें मेजर चीजें क्या है, स्ट्रक्चर पार्ट, यानी कि हमारा पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है 1935 के एक्ट पर। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में अबाउट 1935 एक्ट, तो इसमें से हमने क्या क्या लिया है, हमने यहाँ से 3 लिस्ट ली हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट, उस वक्त तो उसको फेडरल लिस्ट बोला जाता था, स्टेट लिस्ट उस वक्त प्रोविंशियल लिस्ट बोला जाता था, और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। 3 लिस्ट हमने 1935 के एक्ट से ले ली। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक इलेक्ट करेगी और पब्लिक ही इनको रिमूव भी कर सकती है। बाय कैमरलिज्म, ये 1990 के एक्ट के साथ ही आ गया था, 35 के एक्ट में भी मेंशन था। बाय कैमरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में तो चलिए कैंडिडेट डायरेक्ट इलेक्ट हो रहे हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा में जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है,
इसलिए बायकैमरलिज्म होना जरूरी है। ओके। सिमिलरली हमने काफी सारी बॉडीज ली 1935 के एक्ट से, जैसे यूपीएससी, इस वक्त उसको दूसरा नाम दिया गया था, फेडरल सर्विस बोला गया था, स्टेट पीएससी, प्रोविंशियल सर्विस बोला गया था, जॉइंट पीएससी, ये सब उसी एक्ट से निकल के आया। और उसी एक्ट से एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, और दो चीजें थी इनफैक्ट, एक तो गवर्नर जो आज भी हमारे यहाँ पर है एज इट इज, और दूसरा इमरजेंसी पावर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराएगा। इमरजेंसी पावर्स हमने ली है 1935 के एक्ट से, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये प्रोविजन हमने लिया है फ्रॉम दी वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी दैट टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। ओके। अगेन रिपीटिंग, इमरजेंसी पावर हमने लिया है 1935 के एक्ट से, बट इमरजेंसी लगाने के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाएंगे, ये हमने लिया है वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके। इस तरह की सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में परेशान करती हैं। फिलोसफिकल पार्ट देख लेते हैं। फिलोसफिकल पार्ट की जब बात आती है तो दो चीजें मिलकर फिलोसफिकल पार्ट बनाती हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स, दूसरे हैं डीपीएसपी। ठीक है। डीपीएसपी हमने कहां से लिया, ये हमने लिया आयरलैंड से, और फंडामेंटल राइट्स हमने लिया यूएसए से। यूएसए का एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको कहा गया था बिल ऑफ राइट्स, वहां जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं उसी को हमने फंडामेंटल राइट्स बोल दिया। ओके। ये इन पे स्पेसिफिक बातें भी होंगी आगे। और पॉलिटिकल पार्ट, यानी कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए, ये सब हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 1935 एक्ट में गवर्नमेंट तो बनी नहीं थी। ठीक है, वो तो वाइसरॉय का ही रूल चल रहा था, ऑल इंडिया फेडरेशन कभी फोर्स में आया ही नहीं था। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कि हम वेस्टमिंस्टर टाइप की गवर्नमेंट चूज करेंगे। वेस्टमिंस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा और उनका काउंसिल होगा, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी विल यूज। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का रिलेशन कैसा होगा, ये भी हमने यहीं से लिया। यूएसए में तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट है दोनों, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके बाकी के मिनिस्टर्स, दीज एग्जीक्यूटिव्स कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, राइट। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी पहले इलेक्शन जीतना होगा, या तो लोकसभा से आओ या राज्यसभा से आओ, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, राइट। मिनिस्टर भी बन सकते हो तो लोकसभा से आना पड़ेगा या राज्यसभा से, बाकी 6 महीने तक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर 6 महीने में आप इलेक्शन नहीं जीतते हो तो फिर आप बाहर हो जाते हो। थर्ड प्रोविजन, थर्ड वन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा रिजिड माना जाता है, ये वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और इनके यहाँ पे अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे 13 कॉलोनीज हुआ करती थी जो इन्होंने बसाई थी यूरोपियन से जाके। ये 30 कॉलोनीज एक साथ आती हैं, ब्रिटेन पर वॉर डिक्लेयर करती हैं, एंड लकीली, लकीली वो क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगा। ठीक है, लकीली दीज 13 कॉलोनीज वॉन दी वॉर। इसके बाद ये कहती हैं कि हम 13 कॉलोनीज को मिलकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, यानी कि कुछ रूल्स बना लेने चाहिए जिसके बेसिस में ये 13 कॉलोनीज फंक्शन करेंगी। ओके। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि आज जो भी रूल्स बना रहे हैं हम इनको बहुत रिजिड बनाएंगे, इनको अमेंड करना या चेंज करना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि बाद में उनके यहाँ लड़ाइयां होती है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स के बीच में। सदर्न स्टेट कहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं अमेरिका से, ठीक है, इसलिए इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रिजिड रखा था, लेकिन काफी स्पेसिफिक प्रोविजन रखे थे, बहुत छोटे से 10-11 पेज के। ठीक है, और रिजिड था तो उसमें भी वही चीज होगी, काफी स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया कि अगर अमेंड करना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू ही अमेंड कर सकते हो। और यूएसए में अगर आपको अमेंड करना है ना तो आपको लेना पड़ता है ऑलमोस्ट 3/4 इतनी मेजोरिटी, राइट। यूके, यूके में तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया, तो जो पार्टी पावर में आ गई उनके लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में, तो वो पार्टी अपनी मेजोरिटी का यूज करके कुछ भी अमेंडमेंट करती रहती है, मतलब अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी लॉ पास कर दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। तो ये भाई ये हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं चाहिए, अलग से स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं डाले गए, जो ऑर्डिनरी लॉज इनेक्ट करने का प्रोसीजर है वही इनके लिए यूज होता है। अब इंडिया कहीं ना कहीं लाई करता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कि हम ना तो ज्यादा रिजिड बनाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया। दैट मीन्स कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रख दिए जिनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है। सम प्रोविजंस दे कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी, राइट। तो रिजिड है यहां पर। फ्लेक्सिबल, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी रख दिए हमने जिनको अमेंड करना काफी इजी है, दे कैन बी अमेंड बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं, एग्जांपल जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स, राइट, सरकार ने भी किया ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आई, वो आराम से अमेंड हो सकता है क्योंकि लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करना उतना पॉसिबल नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी से ही हो सकते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी समझा देता हूं अच्छे से, एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, सिंपल मेजोरिटी से अगर हम लोग कोई चीज अमेंड कर रहे हैं यहां पर सिंपल मेजोरिटी से, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जरूर कहेंगे, ठीक है, लेकिन दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के अमेंडमेंट की बात होती है, सिंपल मेजोरिटी, दिस वन, स्पेशल मेजोरिटी, एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ये तीन तरह की अमेंडमेंट प्रोसेस है, लेकिन इस वाले को हम लोग आर्टिकल 368 में काउंट नहीं करते। अंडर आर्टिकल 368 सिर्फ दो ही टाइप की मेजोरिटीज मानी जाती हैं, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है ये बात करते हैं। तो यहां पर हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप, राइट, यानी कि अगर हम 545 के अराउंड मान लें लोकसभा की टोटल सीट्स, तो टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई, हाफ कितनी हो गई, 273। यानी कि किसी भी बिल को अगर यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है तो 273 वोट्स आपको फेवर में चाहिए। ओके, सेकंड थिंग इज, सेकंड कंडीशन इज 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये दोनों कंडीशन सेट होती है तो हम कहेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो गया है। ओके, अब इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि चलिए एक दिन मान लेते हैं कि कितने लोग प्रेजेंट हैं लोकसभा में, आज प्रेजेंट हैं सिर्फ 428 लोग, ठीक है, जैसे वन नेशन वन बिल पास करना है तो मान लेते हैं कि 420 लोग आज प्रेजेंट हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि 2/3 कितना होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का। तो 420 लोग प्रेजेंट हैं, उनका 2/3 अगर हम निकालेंगे तो वो होगा 280, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट एंड वोटिंग में से 2/3 लोगों ने फेवर किया, यस, 280 लोगों ने फेवर कर दिया है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या ये 280 टोटल में जो वन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप से ज्यादा है, हाँ 273 से ज्यादा है, तो इस केस में बिल पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि आज प्रेजेंट सिर्फ 300 लोग थे, 2/3 निकालें इसका, 2/3 इंटू 300, ठीक है, कितना आएगा, सिर्फ 200। तो 200 यानी कि पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो गई कि जितने लोग आज प्रेजेंट थे उसमें से 2/3 मेरे फेवर में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन सेकंड कंडीशन, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ने अप्रूव किया, नहीं किया, सिर्फ 200 लोगों ने अप्रूव किया है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में पार्टीज क्या करती हैं, अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए व्हिप इशू करती हैं अपने मेंबर्स को कि आज प्रेजेंट रहना ही है। ओके, अभी वन नेशन वन बिल जब डिस्कस हुआ तो सफिशिएंट वोट नहीं मिले बीजेपी को, तो उनके कुछ मेंबर्स थे जो एब्सेंट थे, तो उनको फिर उसने नोटिस भेजा कि आप लोग क्यों नहीं आए थे आज, ठीक है। तो अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए व्हिप जारी की जाती है, क्योंकि अगर अटेंडेंस इंश्योर नहीं है तो इररिस्पेक्टिव कि बीजेपी के पास ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, 273 से ज्यादा मेजोरिटी है उनके पास, लेकिन सपोज लोग आए ही नहीं थे, एब्सेंट थे उस दिन, आए सिर्फ 420 लोग थे, ठीक है। तो 2/3 वोट फिर भी ले लोगे, लेकिन अगर मान लो 300 ही लोग आज प्रेजेंट थे तो आप यहाँ 200 ही ले पाओगे, ठीक है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। और जब तक कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हम नहीं कह सकते कि स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ओके, अब हम इस फर्स्ट सिचुएशन को मान लेते हैं कि चलिए बिल पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी से। सपोज कि हमें प्रेसिडेंट की इलेक्शन का तरीका बदलना है, ठीक है, या फिर हमें राज्यसभा में जो हर स्टेट को सीट दी गई है वो चेंज करनी है। अगर ऐसा कुछ करना है आपको तो उसमें आपको हाफ ऑफ द, यानी जितने भी जो फेडरल टाइप के इश्यूज है ना, ये एक अलग चैप्टर है, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले चैप्टर में और डिटेल में। जब भी कोई फेडरल प्रोविजन चेंज करना होगा तो हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी लेना होगा। ऑलराइट, okay, so that was the third feature. Next is federal system with unitary bias. यूनिटरी बायस इसको देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास उतनी पावर नहीं है। ओके, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की बात की। ओके, और ये प्रोविजन हमने लिया है मोस्टली कनाडा से कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सेंटर को। ओके, तो यहां पर पहले मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा, एक है कि फेडरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ओके, और दूसरा यूनिटरी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कहते तो हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें यूनिटरी बायस देखने को मिलता है, राइट। तो चलिए, और क्वेश्चन भी आपको प्रीलिम्स में इसी तरीके का आएगा, कुछ फेडरल फीचर्स पूछ लिए जाएंगे, कभी यूनिटरी फीचर्स पूछ लिए जाएंगे। तो फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट होनी चाहिए,
दैट इज एक गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठनी चाहिए और एक होनी चाहिए स्टेट में। जबकि यूके में ऐसा नहीं है, यूके में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद सीधे उनकी सिटीज की म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, मतलब उनकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ओके, और उनकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो भी पावर ड्राइव करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करती है। ठीक है, तो इवन वो भी पूरा फेडरल नहीं है। सही मायने में अगर वर्ल्ड में कोई फेडरल कंट्री है तो वो यूएसए है, क्योंकि स्टेट्स को पूरी ऑटोनॉमी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, सिर्फ कुछ मैटर्स पर सेंटर उनको इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो अब इंडिया पे अप्लाई कर लीजिए फेडरल प्रोविजंस। क्या हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट? यस, फर्स्ट सेटिस्फाइड। सेकंड इज डिवीजन ऑफ पावर। क्या इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है? यस, 3 लिस्ट बनाई गई है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। ठीक है, 2 गवर्नमेंट है, सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए फेडरेशन में। अब ये रिटर्न क्यों होना जरूरी है? क्योंकि अगर अनरिटर्न होगा ना तो पार्लियामेंट में जिसके पास मेजोरिटी आ गई वो कोई भी अमेंडमेंट पास करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देगा और स्टेट से पावर छीन लेगा। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न होगा तो वहां पे एक स्पेशल प्रोसीजर दिया होगा, कोई भी चेंजेस करने का तभी कर सकते हो। ओके, तो क्या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का? बिल्कुल है। सेकेंड इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, दो चीजों में फर्क समझिएगा अब यहां पर। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की जब मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल दिमाग में रखिए यूके का, कि वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो चाहे चेंजेस कर सकता है। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यानी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट भी चाहे तो चेंजेस, सारे चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो क्या कहती है कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको बिल्कुल अमेंड नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। नो मैटर कि कल को कोई पार्टी 400 सीट ले आए चाहे 500 सीट ले आए, डजेंट मैटर, नहीं कर सकते आप, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है पार्लियामेंट पे भी, कि आप उसको एक हद तक ही अमेंड कर सकते हो। ओके, सो ये भी फेडरल फीचर इंश्योर करता है। सेकेंड इज रिजिडिटी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा ना प्योरली तो वो कहीं ना कहीं रिजिड होगा थोड़ा सा, और रिटर्न तो है ही, रिजिड होगा। क्योंकि अगर रिजिड नहीं होगा तो फिर हर सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी स्टेट गवर्नमेंट से उनकी पावर कम से कम की जाए। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन दिस सेंस की सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी मैंने आपको बताई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। तो यूएसए में तो एकदम वाटर टाइट है सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया में थोड़ा सा लूज है बट फिर भी सेपरेशन ऑफ पावर है। कई बार न्यूज़पेपर में आपको बताता हूँ कोर्ट ने कहा है कि हम इस पे लॉ नहीं बनाना चाहते, हम लेजिस्लेचर के डोमेन में नहीं उतरना चाहते, लेकिन हम फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं या एक ऑर्डर देते हैं कि आप इस पे लॉ बनाइए, जैसे विमेन प्रोटेक्शन पे बनाया गया था आफ्टर विशाखा गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म। अगर फेडरल होगा तभी बाइकैमरलिज्म होगा। बाइकैमरलिज्म यानी कि एक लोकसभा होगी जहां से लोग कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी राज्यसभा होगी जहां पे लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे यूएसए की राज्यसभा को कहते हैं सेनेट, वहां पे 100 मेंबर्स होते हैं, हर स्टेट से दो दो मेंबर आते हैं। इंडिया से ये गलती हुई कि हमने राज्यसभा में, क्योंकि हमारा उस टाइम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन ठीक से हुआ नहीं था, तो हमने सभी राज्यों को बराबर सीट्स नहीं दी। जैसे मध्य प्रदेश को 11 राज्यसभा सीट्स हैं, राइट, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को 1 1 1 1 सीट्स है। ठीक है, तो ये राज्यसभा में बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर स्टेट का, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है। बट बाइकैमरलिज्म की जब हम बात करते हैं तब उसका मोटिव यही रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो सेंट्रल लेवल पे। ओके, तो ये सारे हो गए फेडरल फीचर। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स में सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्या हमारे यहाँ पर है? हमारे यहाँ सेंटर पूरा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कई एस्पेक्ट्स में स्ट्रांग है, जैसे फाइनेंशियल मैटर्स में। ठीक है, आजकल सारे स्टेट नाराज चलते हैं सेंटर से कि आप हमारी फाइनेंशियल पावर्स को और कम कर रहे हैं। सेकंड इज कि यूनिटरी स्टेट में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है? यस। यूएसए में नहीं, वहां स्टेट की अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर का अलग है। यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होती है। व्हाट अबाउट इंडिया? सिंगल सिटीजन है। ठीक है, यूएसए में क्या है? ड्वेल सिटीजनशिप, वो प्रॉपर फेडरेशन है। नेक्स्ट इज यूनिटरी फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि इजीली फ्लेक्सिबल यानी कि सेंट्रल यहाँ पे पूरी पावर अपने पास रखता है, जैसे कि यूके में। ओके, जबकि वहां फेडरल होगा तो रिजिड होगा, यानी कि डोमेन स्पेसिफाई कर दिए जाएंगे, ये स्टेट का डोमेन है, ये सेंटर का डोमेन है। ठीक है, वो रिजिड होता है वहां, यहाँ फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ये भी आगे भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। सी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी की जब हम बात करते हैं तो यूएसए में ये होता है कि वहां का जो फेडरल कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉस को एग्जामिन कर सकता है, और जो स्टेट कोर्ट है उनका प्रोविंशियल कोर्ट, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के बनाए हुए लॉस को एग्जामिन कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या उसके नीचे हाई कोर्ट हो या नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या और सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, ठीक है, ये सारे लॉस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, इट डजेंट मैटर, राइट। तो इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, और ये तो यूनिटरी फीचर है। तो फिर हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हमें दिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नर, कि सेंटर का एक एजेंट की तरह गवर्नर काम करता है यूनिटरी स्टेट्स में, तो ये भी हमारे यहाँ प्रोविजन है। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि सेंटर सेंटर इनको रिक्रूट करता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है डेप्यूटेशन पर, और फिर जब चाहे वापस भी बुला सकता है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी में सारी पावर सेंट्रल के पास आ जाती है, और जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं या तो वो सस्पेंड कर दी जाती हैं या खत्म कर दी जाती हैं, राइट, जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ये फीचर्स हो गए यूनिटरी एंड फेडरल वाले। तो अब ये बताओ, इंडिया में कौन से फीचर्स मिल रहे हैं आपको? हमारे यहाँ दोनों हैं, इसलिए इंडिया को कभी भी पूरी तरीके से फेडरल नहीं कहा जाता, इसलिए इंडिया को कहा जाता है कि आप एक्चुअली में कौसी फेडरल हो। बस ये कह सकते हैं कि आप ज्यादातर पावर जो है वो आपके यहाँ सेंटर के पास दी गई है, उसमें फेडरल फीचर्स तो दिखाए आपने ये सारे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस भी देखने को मिलता है। ओके, सो ये फीचर्स याद रखिएगा, और फिर याद रखिएगा कि इंडिया इज नॉट अ प्योर फेडरेशन लाइक यूएसए, बट इट इज नीदर ए प्योर यूनिटरी स्टेट लाइक यूके और समवन। ओके, सो हमारे यहाँ हमेशा सेंटर थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहेगा, वो बायसनेस उसमें रहेगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जो टर्म है फेडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी लिखा ही नहीं गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फेडरेशन वॉज नो वेयर यूज्ड। तो फिर ये डिबेट ही क्यों हो रही है, फेडरल हैं हम लोग या यूनिटरी हैं? क्योंकि हमने तो टर्म फेडरेशन कहीं यूज ही नहीं किया। इनफैक्ट हमने आर्टिकल 1 में लिखा दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट दो चीजें सिग्निफाई करता है यहाँ पे। फर्स्ट चीज इज कि अनलाइक यूएसए की 13 कॉलोनीज, जब वो बना था, वो उन्होंने एग्रीमेंट किया था आपस में कि हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और सभी उसमें गवर्न होंगे, ठीक है। तो उन्होंने फेडरेशन वर्ड यूज किया था। फेडरेशन तो ऐसे ही होता है, आपको जब बाहर निकलना हो निकल जाओ, और वहां से सदर्न स्टेट निकले भी थे फिर जब सिविल वॉर होगी 1861 में अब्राहम लिंकन के टाइम। ओके, तो यूनियन ऑफ स्टेट यहां से दो चीजें बताता है इंडिया में, कि फर्स्ट, वी आर नॉट ए रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट साथ आई, फिर उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया और इस तरीके से एक नेशन बनाओ। नो, हमारे यहाँ उल्टा है कि वी आर, हम लोग एक देश थे, ठीक है, उसमें से हमने छोटे छोटे हिस्से करके अपने अपने स्टेट्स बनाए, राइट। वहां उल्टा हुआ था यूएसए में, वहां छोटे छोटी कॉलोनीज थी, ये सब मिलके आई और इन्होंने कहा कि वी आर वन कंट्री यूएसए। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया अपने आप में पूरी एक कंट्री था, ठीक है। उसके बाद उसने छोटे छोटे स्टेट्स बनाए ताकि सबको अपने अपने राइट्स दिए जा सकें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट में कोई एग्रीमेंट की वजह से नहीं बना है। और सेकेंड रीजन इज कि नो स्टेट हैज राइट टू सेसीड। यूएसए में यही प्रॉब्लम आई थी 1861 के अराउंड, जब कुछ कॉलोनीज ने, सदर्न स्टेट्स की कॉलोनीज ने कहा था कि हम फेडरेशन से निकलना चाहते हैं। हमने साइन किया था एग्रीमेंट पे, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि एग्रीमेंट से हुआ हो, तो इंडिया में कोई राइट टू सिसीड नहीं है। तो इसलिए जब खालिस्तानी टाइप की मूवमेंट चली कि हम अलग स्टेट लेंगे अपना, तो इस तरह की चीजों को बिल्कुल इंदिरा गांधी जी ने ब्रूटली सब्जुकेट कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना तो हम एग्रीमेंट से बने हैं और ना ही हम में से कोई भी ऑर्गन अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो चलती है कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से। व्हाट इट एक्चुअली मींस, पहले याद कीजिए यूएस की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। वहां पे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर जो है उनका, यानी कि उसको कांग्रेस कहते हैं वो लोग, उनकी जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। वहां पे जो लेजिस्लेचर है उसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हर 2 साल में। लेकिन वहां ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे जो लेजिस्लेचर आए उनमें से कोई प्रेसिडेंट बनेगा, नो। वहां पे जनता प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करती है हर 4 साल में, राइट। अब ये जो प्रेसिडेंट साहब बन के आए होंगे, ये अपने जो भी सेक्रेटरीज अपॉइंट करेंगे, यानी कि मिनिस्टर्स, उनको ये पर्सनली अपॉइंट करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि ये लोग लेजिस्लेचर के मेंबर है या नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है। वो चाहे अपने बेटे, बहू, दामाद, बेटी, किसी को भी बना सकता है, अपने फ्रेंड्स को बना सकता है, किसी आउटसाइडर एक्सपर्ट्स को बना सकता है, जैसे इलॉन मस्क को बनाया गया है अभी डिपार्टमेंट ऑफ गोट डॉग, डिपार्टमेंट ऑफ डॉग, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी,
वो इलॉन मस्क को दिया उसने, वो दे सकता है, ठीक है। दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, यानी कि उनके पार्लियामेंट में, ओके। ओनली प्रेसिडेंट को वहां की कांग्रेस कुछ कर सकती है, वो भी सिर्फ वर्स्ट केस में इम्पीच, ठीक है। अदरवाइज वहां टोटल सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। वहां कई बार होता है कि बजट पास नहीं हो पाता है क्योंकि लेजिस्लेचर के इलेक्शन हर 2 साल में हो रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई पावर में, राइट, और प्रेसिडेंट साहब तो 4 साल में इलेक्ट होंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे रिपब्लिक के बैठे हुए थे, रिपब्लिक पार्टी से आए हुए, तो अब इन दोनों के बीच ठन जाती है और कई बार क्रूशियल बिल पास नहीं हो पाते हैं, बजट पास नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंट यूएसए में, ये कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं इनके आपस में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ या यूके में या किसी भी कंट्री में जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म चलती है, वहां कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट में जो जीत के आए होंगे लेजिस्लेचर, लोकसभा में या राज्यसभा में नॉमिनेट होके आए होंगे, यही लेजिस्लेचर हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या स्टेट लेवल पे है तो चीफ मिनिस्टर, और साथ में मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, वो प्रोविजन अभी साइड में रखते हैं अगर कि 6 महीने तक तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, उसके बाद तो हटना ही पड़ेगा अगर नहीं जीते तो, राइट। तो हमारे यहाँ क्या होगा कि ये कंफ्लिक्ट कभी नहीं आएंगे। मोदी जी को कोई बिल पास करना है, अगर ये बजट पास करना है तो बजट पास हो ही जाएगा क्योंकि लोकसभा से ही होना है, लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का ही रूल होता है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, राइट। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट और, दैट फर्स्ट इज कि अब हमारा पार्लियामेंट इज नॉट ए सॉवरेन बॉडी। ये पॉइंट याद रखिए। नॉट ए सॉवरेन बॉडी से मतलब क्या है यहाँ पार्लियामेंट का? नॉट ए सॉवरेन से मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रन करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है, नो। पार्लियामेंट सॉवरेन है ब्रिटेन में, ठीक है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट पे लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, और वो रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। दूसरा कि हमारे यहाँ रिपब्लिक हेड चूज किया जाता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं, और ब्रिटेन में कौन होती है? क्वीन। उनकी जो रिपब्लिक ऑफ हेड है वो क्या होगी? हेरिडिटरी। लेकिन हमारे यहाँ जो रिपब्लिक हेड है वो क्या हो, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होते हैं? जनता चूज करती है, इसलिए इसको रिपब्लिक हेड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगर हम कुछ फीचर्स देखें तो दो सिंपल चीजें दिखती हैं कि यहाँ पे दो टाइप की चीजें होंगी। एक है नॉमिनल हेड होते हैं, जिसे हम डीजर भी कहते हैं, राष्ट्रपति। और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव भी होंगे जिनको हम कहते हैं डी फैक्टो, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। व्हाट अबाउट यूएसए? यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है, वहां एक ही प्रेसिडेंट है, वही हेड ऑफ द स्टेट है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति इनको हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ये पार्लियामेंट्री में होता है। प्रेसिडेंशियल में तो एक प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वही हेड ऑफ द स्टेट है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। मेजोरिटी पार्टी रूल, यहां पर जो पार्टी मेजोरिटी लेके आएगी इलेक्शन में उसी का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है। यूएसए में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वहां पे लेजिस्लेचर के इलेक्शन में कोई पार्टी मेजोरिटी ले आई हो, सपोज डेमोक्रेट, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हुए हों यानी कि एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन, तो वहां पे रिपब्लिक पार्टी से खड़ा हुआ कैंडिडेट जीत गया हो, ठीक है। वहां ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो अपना प्रेसिडेंट चूज करेगी, नॉट पॉसिबल। वहां मेजोरिटी पार्टी है तो ठीक है, वो आप बिल वगैरह पास करने में करते रहना ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट तो जनता डायरेक्ट चूज करती है वहां। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं, सिंक और स्विम टुगेदर। क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया लोकसभा ने तो खत्म, ओके, गेम ओवर उस पार्टी का, उस गवर्नमेंट का। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, अभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, ये सब कहां से आएंगे? या तो लोकसभा से आएंगे या राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा इसके ही मेंबर होंगे, तो इसलिए कभी किसी तरह के कंफ्लिक्ट देखने को नहीं मिलते हैं हमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनकी पार्टी की मेजोरिटी है तो उन्हीं की लीडरशिप रहती है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एवरी 5 ईयर, यहाँ पर जो हमारा लोअर हाउस है दैट इज लोकसभा, वो डिसॉल्व हो जाती है, ओके। ये सारे हो गए हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी अब तक तो याद समझ में आ गया होगा, ब्रिटेन में देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेन है, वो जो चाहे चेंजेस कर सकता है, ठीक है। ये फॉलो करते हैं, इनकी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया भी था अबाउट दी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस बाय लॉ।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, दोनों में फर्क क्या था? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में हम लोग जो भी प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज में नहीं जा सकता कि ये जो लॉ पास हुआ है वो जस्ट और फेयर है या नहीं, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये एग्जामिन किया जाता है क्या ये लॉ जस्ट है, ठीक है, क्या ये लॉ फेयर है। अब अभी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है सेक्शन 498 को लेकर, वो डॉरी केस वाला, जब से अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है, पर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं मोस्टली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। पार्लियामेंट चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रेकमेंड कर सकता है कि अपना ओपिनियन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर ब्रिटेन में चलता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, यूएसए में चलता है जुडिशियल सुप्रीमेसी, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पर क्या होता है कि जो भी लॉ पास हुआ है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट यूएसए का उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, राइट। और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाता है वो उसको कि ये गलत है, ये लॉ नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन भी कर सकता है। ये चीज इंडिया ने भी इंप्लीमेंट की, लेकिन थोड़ा लेटर स्टेज पे जाके। हालांकि अंडर आर्टिकल 13 था कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की पावर थी, बट उसको एक्सक्लूसिवली यूज करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेटर डेट पे जाके, जब उसने मिसयूज देखा इन चीजों का। ओके, पार्लियामेंट सॉवरेन है, यानी कि उसके पास बिल्कुल बिंदास सारी अमेंडमेंट करने की पावर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, और यहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी में सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को रिव्यू कर सकता है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एनजेएसी बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इंडिया में हमें दोनों का ही सिंथेसिस देखने को मिलता है, बट विद इन ए लिमिट। सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है, एक्चुअली उसको गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वगैरह कहा गया है, तो वो ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, बट एट दिस सेम सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेता है कई बार को कि यार जुडिशियल ओवर रीच नहीं होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट का डोमेन है उसको पार्लियामेंट को ही करने दो। ओके, तो हमें प्रॉपर सिंथेसिस देखने को मिलता है अबाउट द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। आई होप कि आपको ये टर्म्स क्लियर हुए हों। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, दो टर्म्स अलग अलग हैं, इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी में लेजिस्लेचर अलग था, एग्जीक्यूटिव अलग था एंड जुडिशरी अलग थी। ठीक है, जुडिशरी दो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं जजेस को, बट जस्ट फॉर्मली, बाकी पूरा काम कौन करता है? कोलेजियम, वही रेकमेंड करता है नाम, फिर गवर्नमेंट उसको फाइनल कर देती है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास थोड़ी बहुत पावर दी गई है कि अगर कभी मिसकंडक्ट हो किसी जज का तो आप एग्जामिन वगैरह कर सकते हो। ओके, कई बार लेजिस्लेचर गलत लॉ बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को थोड़ा बहुत वायलेट करता है, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बट इवन स्टिल फिर भी कम से कम जितना सेपरेशन हो सके उतना रखा गया है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है बिल्कुल। और इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में आप कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते, देर इज प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस, कि इस जज ने ऐसे कंडक्ट किया वैसे किया, जैसे अभी अतुल सुभाष के केस में एलिगेशन लगे ना उस जज पे कि इसने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, तो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, वो कोर्ट पनिश कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पनिश कर सकता है उसको, बार काउंसिल चाहे तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकता है, बट पार्लियामेंट उसमें डिस्कस नहीं करेगा कि यार इस लेडी जज ने रिश्वत मांगी थी। सेकेंड इज देयर इज बैन ऑन प्रैक्टिस पोस्ट रिटायरमेंट, ताकि जज लोग कभी ये सोच के ना दें कि यार कुछ ऐसा जजमेंट दे दूं जिसका मुझे बाद में फायदा मिले। हालांकि इसके मिसयूज तो फिर भी हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, इनको एनएचआरसी वगैरह में या आजकल तो राज्यसभा में भी मेंबर बनाया जा रहा है, तो जज उतने रह भी नहीं रहे उतने अनबायस्ड। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि लास्ट लास्ट के 1-2 साल में गवर्नमेंट को कुछ फेवर दे दो और फिर गवर्नमेंट हमें फेवर रिटर्न कर देगी, या किसी कमेटी का हेड वगैरह बना दिया जाता है, जैसे जस्टिस लोधा कमेटी। थर्ड इज यहाँ पे कंटेम्प्ट पावर भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, दैट इज अगर इनकी इन्हीं के यहाँ पे कोई जज या फिर इनके जो और अथॉरिटीज होती हैं, इनके अंडर में जो मैन पावर होती है, अगर वो कुछ गलत करती हैं या कोई भी आदमी कुछ गलत करता है और कोर्ट की इज्जत को खराब करता है, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट पावर दी गई है, यानी कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंश्योर करती है इंडिपेंडेंसी ऑफ जजेस। इसके अलावा कि आपकी जो सैलरीज वगैरह है उस पे दे आर ऑलवेज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती कभी, राइट। तो ये बात हुई इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इंटीग्रेटेड जुडिशरी से क्या मतलब है? दैट मीन्स अगेन यूएसए की बात करो, उनका जो फेडरल कोर्ट है वो किसको एग्जामिन करेगा? फेडरल लॉज को। स्टेट लेवल पे जो कोर्ट है वो किसको करेगा? स्टेट लॉज को। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है।
राइट। तो ये पूरी तरीके से इंटीग्रेट है, ये ही एनफोर्स करते हैं सारे लॉज को, चाहे वो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो जैसे आईपीसी वगैरह, या वो लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो जैसे कई सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह के लॉस। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसी को कहा गया है कि यू आर दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर मैं अगर मेरे अगेंस्ट जजमेंट आएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट में तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर मैं हार गया तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूँ, हाई कोर्ट में हार जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता हूँ। राइट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जैसा जब कभी भी कुछ लगता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात हुई। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे यहाँ, या 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, सबको एक एक करके फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये अंडर आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। 19 से 22 आपको अलग अलग तरह की फ्रीडम देता है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 24 जैसे बेकार वगैरह नहीं करवाना है एंड सो ऑन। रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलती है हमें 25 से 28। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं 29 से 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसके बिना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड है। अगर आर्टिकल 32 हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बाकी रह जाएगा। अब देखिए ये सब जो है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि बेकार नहीं कराना है, बॉन्डेड लेबर नहीं कराना है, फोर्स लेबर नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये सब कायदे में तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, ये एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट इन पे एक्शन ले सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी, बेवजह कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बनाया। जरूरत थी क्योंकि हम इतनी क्रूशियल चीजें जो कि एक ह्यूमन का बेसिक राइट होता है वो किसी कॉन्स्टिट्यू एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की विम्स एंड फैंसीज पर नहीं छोड़ना चाहते थे। ओके, इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए? फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जब भी बात की जाएगी ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर कर रहे हैं, जबकि जब आपसे डीपीएसपी की बात की जाएगी तो वो इंश्योर करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। ओके, सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की जाती है एंड दीज फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन एग्जीक्यूटिव, कि आप एक हद तक ही इस तरह के लॉज बना सकते हो। ये नहीं कि किसी ने प्रोटेस्ट किया और आपने जाके उसके घर पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया कि तुम प्रोटेस्ट पे बैठोगे सरकार के अगेंस्ट, हम आपका घर तोड़ देंगे। ऐसा नहीं है भाई साहब, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है, आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। और या फिर किसी भी तरह के आर्बिट्री लॉज, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है ये हमारे लोगों को, या फिर ये कह लीजिए कि ये लिमिटेशन लगाता है गवर्नमेंट पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जस्टिसिएबल है। अब जस्टिसिएबल वर्ड का यहाँ पे एक सिंपल सा मीनिंग है कि हम सीधे अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। कोई जरूरत नहीं है कि मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊं, फिर हाई कोर्ट जाऊं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊं। नो, फंडामेंटल राइट्स अगर मेरे वायलेट हुए हैं तो मैं सीधे अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। राइट, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये मतलब है यहाँ पे जस्टिसिएबल का। जब आपसे बोला जाए जस्टिसिएबल, दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, लेकिन जस्टिसेबल होने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ हो गए, फुल प्रूफ नहीं है। दीज फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जैसे आपको ये जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 से लेके 22, ठीक है, ये आपको देता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश में कहीं भी घूम फिर सकते हो। लेकिन अब एग्जाम्पल लीजिए एक प्रोस्टिट्यूट का, ठीक है, मेल फीमेल दोनों समझ लो, ठीक है, दोनों में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल होती है। ठीक है, अगर प्रोस्टिट्यूट है तो सरकार इसके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी सेंसिटिव एरिया में कि नहीं नहीं, एचआईवी स्प्रेड कर सकते हो आप, जैसे ट्राइबल एरियाज वगैरह में जाने में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कई बार। ठीक है, या पब्लिक मोरालिटी के नाम पे, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बिकनी पहन के या सिर्फ एक शॉर्ट पहन के आप पब्लिक में रील्स बना रहे हो। नहीं, पब्लिक मोरालिटी या नेशनल सिक्योरिटी, इस तरह के कई रीजंस होते हैं जिनके बेसिस पर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मुझे तो फ्रीडम है मैं कुछ भी पहनूं और कहीं भी जाऊं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिकनी पहन के इंडिया गेट पे टॉवेल लपेट के वीडियोस बनाओगे। ठीक है, इस तरह की कुछ रील सामने आई थी अभी, जहां पे कोई लड़की जस्ट टॉल लपेट के और इंडिया गेट पे रील बना रही थी। तो ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऑन बेसिस ऑफ मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, इट इज नॉट सैंक्रोसैंक्ट।
और ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स में जो टर्म है नॉट सैक्रोसैंक्ट, इसका क्या मतलब है, क्या इंप्लाई करता है ये। इसलिए मैं आपको एक ही कंसेप्ट डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। मैं अभी पीवाईक्यू नहीं करा रहा हूं इसके साथ साथ, ये मैं बाद में आपको एक साथ करा दूंगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम बहुत चला जाएगा, वैसे लेक्चर बहुत लेंथी हो रहे हैं। ठीक है, सैक्रोसैंक्ट का जब आपसे पूछा जाए, इसका मतलब है कि इन राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, जैसे इमरजेंसी के टाइम हम कर्टेल कर देते हैं, ठीक है, या फिर इनको रिपील भी किया जा सकता है। ओके, बट ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? ये हो सकती हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब अगर कोई आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि यार मुझे ये बताओ, फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, तो क्या बोलोगे? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फंडामेंटल राइट। देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे राइट टू लाइफ, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में। लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, उनको आप अमेंड कर सकते हो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है इंडिया में, कल को वॉर हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उस टाइम आप नहीं कह सकते कि मेरा तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मेरे पास, मुझे जाना है बॉर्डर तक घूमने, नॉट पॉसिबल, सस्पेंड कर दिए जाएंगे उसमें। लेकिन इवन नेशनल इमरजेंसी में भी आपके आर्टिकल 21 एंड 22 ये सस्पेंड नहीं होते हैं। ओके, ये बातें याद रखिएगा। इनकी और बातें करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। ओके, पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया ये, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ये सोशल इकोनॉमी डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। इसका मेन गोल है वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। यानी कि डीपीएस की अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना बढ़े ज्यादा, राइट। ये एक तरीके का मॉरल ऑब्लिगेशन लगाती हैं गवर्नमेंट पर कि आपको ये काम करना है। अभी इसमें कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी है, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए कहते हैं, और कुछ नेगेटिव भी हैं जो गवर्नमेंट को कुछ करने से रोकते हैं। तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है। दीज आर नॉट जस्टिसेबल। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स की तरह आप सीधे कोर्ट पहुंच जाएंगे कि ये सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रुक नहीं रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कंट्री में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने आया हूं मैं। नहीं, नहीं हो सकता, वो जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉन जस्टिसेबल। और इनको जस्टिसेबल ना बनाने का एक रीजन ये भी था कि इंडिया के पास उस टाइम इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि इस तरह की चीजें सोची जा सके, और हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी उस वक्त, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, लेकिन इनके पीछे एक प्रॉपर पॉलिटिकल फोर्स ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कि यहाँ पे एक डीपीएसपी जैसे कहता है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन इसको पॉलिटिकल फोर्स देने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट किया, लॉ बनाया हमने, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन ही नहीं होते हैं कि बोल बच्चन है, नो, देयर इज पॉलिटिकल फोर्स बिहाइंड दैट, और ये गवर्नमेंट को मजबूर करती है कि आप इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कीजिए। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट की गई थी इमरजेंसी के टाइम, जब इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट इनेक्ट किया गया था। और उसके पहले सरदार सोरेन सिंह कमेटी को बिठाया गया था। इसने कहा था कि 12 ड्यूटीज फंडामेंटल बनाई है, लेकिन उनमें से कुछ हटा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा और 9 ड्यूटीज इंप्लीमेंट की गई। फिर इसमें अटल जी ने एक ड्यूटी और ऐड की रिगार्डिंग योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो 42nd अमेंडमेंट से फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 51A। ओके, और फिर 86 में एक और अमेंडमेंट किया गया, वहां पे छोड़ा ड्यूटी ऐड की गई कि आपके बच्चों को पढ़ाना भी आपकी ड्यूटी है। देन ये भी नॉन जस्टिसेबल होते हैं, इसमें ये ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे इसमें एक ड्यूटी आती है कि प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके केस कर देंगे कि यार यहाँ पे लोग पान खा के गुटखा खा के थूकते हैं कुतुब मीनार पे या रेड फोर्ट में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसेबल है। बट इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव तो इतना था कि हमें कॉन्शियस बनाना है लोगों को कि कुछ राइट्स तो आपको दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, फंडामेंटल राइट्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटी ऑल्सो। ड्यूटी किसकी आ गई? ड्यूटी टुवर्ड्स योर कंट्री, ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर फेलो सिटीजन्स, राइट। आगे चलते हैं, सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट की जब हमने बात की है, सिख हो, आप हिंदू हो, चाहे आप पारसी हो, आप मुस्लिम हो, आप बौद्ध हो, आप क्रिश्चियन हो, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी कंट्री ने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है।
अनलाइक मैनी इस्लामिक कंट्रीज, हमने कभी इस तरह के डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है। हिंदू हमारे यहाँ मेजॉरिटी का रिलीजन है, लेकिन हिंदू हमारा कोई नेशनल रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, और सेक्युलर वर्ड को ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, इसको हमने बाद में प्रियम्बल में ऐड किया वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड्स ऐड किए थे। अब ऐसा नहीं था कि 1976 42nd अमेंडमेंट हुआ तब तक हमारे पास हम सेक्युलर नहीं थे, सेक्युलर थे, लेकिन बस कोई चीज होती है कि उसको एक्सक्लूसिवली लिख दिया गया। जैसे दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, बट डजंट मीन कि बार बार एक्सक्लूसिवली बोल के बताएं। ठीक है, वो है तो है। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से सेक्युलर था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 44 हमने क्या कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करेंगे। अब सेक्युलरिज्म में 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं, जैसे फ्रांस है और यहाँ पे हमारा इंडिया है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज एक्चुअली ए नेगेटिव कंसेप्ट, इंडियन सेक्युलरिज्म इज एक्चुअली ए पॉजिटिव कंसेप्ट। नेगेटिव कंसेप्ट क्यों? बिकॉज ये बात करता है देयर इज टोटल सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ना तो ये कुंभ मेले जैसा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, ना ये हज यात्रा जैसी कोई अरेंजमेंट करेंगे, ना कोई उसमें सब्सिडी देंगे। ठीक है, टोटल नेगेटिव कि रिलीजन आपका प्राइवेट मैटर है, आप जानो। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है कि नो, वी प्रोवाइड इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन। ठीक है, बांग्लादेश की तरह नहीं कि मंदिरें तोड़ना शुरू कर दें, पाकिस्तान की तरह नहीं कि मंदिरें तोड़ना शुरू कर दें, हम इक्वल रिस्पेक्ट भी देते हैं सभी रिलीजन को। राइट, हम इफ्तार पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते थे एक टाइम पर, अब पता नहीं करती है कि नहीं ये सरकार। ठीक है, एक टाइम पर हम लोग इनको मस्जिदों को भी उतनी ही प्रोटेक्शन दी जाती है, चर्च को भी उतनी ही प्रोटेक्शन दी जाती है जितनी टेम्पल्स को दी जाती है। कुंभ मेले को भी सरकार ऑर्गेनाइज करती है, उसका पूरा मैनेजमेंट करती है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है, वहां पे स्टैम्पेड ना हो जाए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसी तरह हज यात्रा के टाइम भी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। राइट, तो हम इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं, जबकि ये लोग कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है रिलीजन से। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिंपल सा मतलब है 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, सबके वोट की वैल्यू एक ही होगी। जबकि एक टाइम फ्रांस जब था ना, जब बन रहा था एक्चुअली, जब उसमें रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहां पे बहुत अजीब अजीब चीजें थी कि जो अमीर लोग थे या जो टैक्स भरते थे, जिनके पास लैंड था, वेल्थ थी, उनकी वोटिंग पावर ज्यादा दी गई थी, जबकि जो जितना कमजोर था, गरीब था, उसकी वोटिंग पावर उतनी कम की गई थी। पर हमने ऐसा नहीं रखा है। हमने हमारे यहाँ का अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आप आपके 1 पर्सन 1 वोट एक ही वैल्यू दी जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की जाती है, यानी कि जो भी 21 साल से ऊपर का होगा वो वोट दे सकता है। लेकिन बाद में इसको और कम किया गया एज लिमिट को बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। यहाँ पे कहा गया कि 21 नहीं, अब अगर आप सिर्फ 18 ईयर्स से ऊपर हो गए हो तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने किया था, हालांकि इनका डेक्लेयर मोटिव तो ये था कि इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ब्रॉड होगी। ठीक है, यूथ को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। पर सच्चाई कुछ और ही थी, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो 18 ईयर वाले हैं ये न्यू वोटर्स होते हैं, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मुझे और करोड़ों वोटर्स का अचानक से समर्थन मिल जाएगा अगले इलेक्शन में। ठीक है, बट उसके पहले ही उनकी सरकार गिर गई। ये 1 पर्सन 1 वोट से आता क्या है, मतलब क्या जरूरत है इसकी, वाई डू पीपल केयर? देखिए, ये एटलीस्ट कम से कम आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट देता है कि कुछ लोग कहते हैं ना हमारी तो लाइफ ही वर्थलेस है, नो, यू हैव सम वर्थ एटलीस्ट। ठीक है, वो अलग बात है कि हाँ हमने हमने अपनी डेमोक्रेसी का नाश लगा रखा है काफी टाइम से, ये एटलीस्ट आपको एक प्रेस्टीज देता है। आजकल काउंटिंग में काफी हेरफेर होता है। एनीवे, इसके बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। तो अब तक तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, यूएसए का एग्जांपल दिया मैंने, कैलिफोर्निया के सिटीजन भी हो और यूएसए के भी, इंडिया में इट डजेंट मैटर। इंडिया में एक टाइम था कि जम्मू कश्मीर के सिटीजनशिप है और फिर इंडिया के सिटीजन हो, तो ये सरकार ने खत्म कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जम्मू कश्मीर के नहीं है, सिर्फ इंडियन मतलब इंडियन। काफी सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई इंडिया में, जैसे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये जो बॉडीज है ना, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज बुलवार्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर ये बॉडीज कॉम्प्रोमाइज हो गई कल को, ठीक है, ये सरकार के इन्फ्लुएंस में आ गई, या इन लोगों ने फेयर और ईमानदारी से काम करना बंद कर दिया, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और वही हो रहा है। यूपीएससी में जो स्कैंडल हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, वो तो हमने देखा। ठीक है, जहां लोग फर्जी कोटा बना के, डिसेबिलिटी कोटा बना के निकल गए। कई टाइम से सिलेबस इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि जो आर्ट सेक्शन के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा रॉट लर्निंग पे डिपेंड करते हैं रादर देन क्रिटिकल एबिलिटीज, उनको बिल्कुल बाहर कर दिया गया है।
हिंदी मीडियम के अगेंस्ट काफी ज्यादा जा रहा है क्योंकि सी सेट बहुत वेग और टफ बना दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पे तो काफी क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। इसको मेन इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बिना कोई डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकती। मैंने न्यूज़पेपर में बताया अभी इलेक्शन रूल में जो अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मार्क रेज करता है यहाँ पे। और ये भी याद रखिए इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन कराता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ ये 4 जगह के इलेक्शन कराता है। उधर मत चले जाना, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये सिर्फ 4 के इलेक्शन कराता है। सीएजी, इसको कहा गया है यू आर दी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑडिट करता है सरकार के पूरे खर्चे को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल पीएसयूज हो, स्टेट पीएसयूज हो। इसी ने जिस तरीके से पिछली कुछ रिपोर्ट दी थी कि जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है उसमें कॉस्ट तो बताई गई थी 18 करोड़ पर किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने बिलिंग की है 250 करोड़ पर किलोमीटर। इस लेवल का करप्शन हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे में, उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे मुर्मू जी हैं जो सीएजी थे, अब तो रिटायर हो गए। यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस के रिक्रूटमेंट करता है, सेंट्रल सर्विस से रिक्रूटमेंट करता है, और इन पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क उठा जब पूजा खेड़कर का केस आया, क्योंकि यही जनाब थे जो इंटरव्यू लिया था जिन्होंने इसका, और 9 की जगह ये लड़की 11-12 अटेम्प्ट देके गई, और उसके बाद जैसे ही केस सामने आया ये सर रिजाइन करके चले गए। ओके, स्टेट पीएससी पे तो हम जितनी कम बात करें उतना अच्छा है। एक स्टेट ऐसा नहीं है जहां स्टेट पीएससी आज ईमानदारी से हो रही हो। ना कांग्रेस के टाइम छत्तीसगढ़ में हुआ, ना ही मध्य प्रदेश में हो रहा है, ना ही तेलंगाना में हो रहा है, कहीं नहीं हो रही है। स्टेट पीएससी सिर्फ करप्शन का अड्डा बन चुकी है, जो पैसे ले रही हैं और सीटें बेच रही हैं। हरियाणा बेस्ट एग्जाम्पल था, 65 सीट्स आई थी और मेंस में सिर्फ 65 बच्चे ही पास किए उन्होंने, बाकी सबको कहा गया कि आप हिंदी लैंग्वेज में फेल हो गए, और फिर कॉपी भी नहीं दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हरियाणा का मैसिव स्कैंडल था। 5 करोड़ 10 करोड़ दो, सीधे डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनो। एनीवे, इमरजेंसी प्रोविजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे तो पूरा एक चैप्टर है बहुत बड़ा। नेशनल इमरजेंसी ये डिक्लेयर की जाती है अंडर आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये किया जाता है अंडर आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये डिक्लेयर की जाती है अंडर आर्टिकल 360। लेकिन ये आज तक डिक्लेयर करने की नौबत नहीं आई है इंडिया में, बट आ जाएगी जिस तरीके से सरकार चल रही है। ओके, नाउ इसमें दो चीजें याद रखिए, एक तो आर्टिकल 356, ठीक है, और आर्टिकल 365। ये इसलिए क्योंकि आर्टिकल 356 सिर्फ ये बताता है व्हेन देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, दैट मीन्स कि इलेक्शन हुए, कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाई और आपस में कोई कोलिशन बन नहीं पा रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं होगा, दोबारा इलेक्शन होंगे। ठीक है, बिकॉज देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो उतने टाइम के लिए गवर्नर रूल, या जिसको आप कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, या फिर स्टेट इमरजेंसी, ये तीनों वर्ड यूज होते हैं इंटरचेंजेबली। ठीक है, ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 365 जिसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये कहता है फेलियर टू कंप्लाई विथ डायरेक्शन ऑफ सेंटर। अब ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी याद कीजिए केरल पे गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम आप पे सीलिंग लगा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लोन रेस कर रहे हो। तो ऐसे में मान लीजिए कि अगर केरल कंप्लाई नहीं करेगा उससे, तो अंडर दिस आर्टिकल सेंटर उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 365 है इसके मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इमरजेंसी चैप्टर में और बात करेंगे उसकी। 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया हमने, सेंटर होता है किसी देश में, फिर उसके नीचे स्टेट होता है, लेकिन हमने एक लेवल और जोड़ा, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज पास हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, इसने एक और पार्ट ऐड किया, पार्ट 9 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और शेड्यूल 11। उसी तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पास होता है, इसमें पार्ट 9A हमने ऐड किया, और ये शेड्यूल 12 ऐड किया इसने। ठीक है, उसी तरीके से फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एक काम और करके गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना अधिकार तो था, बनाते थे पहले भी, लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोऑपरेटिव्स को दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, सिर्फ इनका स्टेटस रेस हो गया कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, और उसी तरह की प्रोटेक्शन इनको दी जाएगी जैसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को दी जाती है। तो यहाँ पे 3 फायदे हुए। फर्स्ट इज दैट राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव्स has become now a fundamental right under article 19। ठीक है, ये पहला। दूसरा,
कि एक न्यू डीपीएसपी भी ऐड किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको प्रमोट करने होंगे कोऑपरेटिव्स अंडर आर्टिकल 43 बी। एंड थर्ड, यहाँ पे एक और न्यू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे न्यू पार्ट ऐड कर दिया गया, दैट इज पार्ट 9 बी। ये तो ये एक दूसरे के आगे ऐड किए जाते हैं। पार्ट 9 पंचायती राज, पार्ट 9 ए अर्बन लोकल बॉडीज, पार्ट 9 बी कॉपरेटिव्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज किए गए जिनको आप एज इट इज याद रखिएगा, ये आपको मेंस में आंसर लिखने में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बनाते हैं, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन चुकी हैं। सो दे शुड फंक्शन इन ए डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनमस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं, एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर। राइट, ये आपका इंट्रोडक्शन की पहली लाइन बनेगी जब भी आप मेंस में आंसर लिखेंगे, ठीक है। और इसी के अंडर में पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करो, और स्टेट लेजिस्लेचर को दे दिया गया कि आप अदर कोऑपरेटिव्स के लिए लॉज बना सकते हो। इनके बारे में और बात इकोनॉमी के लेक्चर में होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। पहला कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मोर देन 60 कंट्रीज से आपने बोरो किया है, देयर इज नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। तो इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि देखिए, जिस टाइम पे हम इनेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन 1947, तो इस टाइम पे कुछ न्यू है भी नहीं वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट करने के लिए। सिर्फ अगर कुछ किया जा सकता है तो हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ चीजें लेके मॉडिफाई की जा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देन इट इज कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। हाँ, कॉपी है, लेकिन उसमें भी अंबेडकर जी का कहना था कि देखिए, हमने सिर्फ ओनली गुड पार्ट्स, जो अच्छे पार्ट्स थे इस एक्ट के, उनको लिया है और बाकी को हटा दिया है। अन इंडियन, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये बिल्कुल एकदम फॉरेन नेचर का है, इस तरह की डेमोक्रेसी तो इंडिया के लिए नेचुरल थी ही नहीं। जैसे गांधी जी हमेशा क्या कहते थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना चाहिए रादर देन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बट ये चीज नहीं हो पाई, तो अनगांधीयन भी कहा जाता है। एलिफेंटाइन साइज, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक प्रोविजन को बहुत ज्यादा डिटेल में ऐड किया है, इसलिए ये एलिफेंटाइन साइज का हो गया है। पैराडाइज ऑफ लॉयर, तो ये लॉयर्स के होने की वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ते हो तो फिर भी बहुत सिंपल वे में की है उसने, अदरवाइज तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज में लिखा गया है। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब आपको अगर हर एक टर्म क्लियर हो गया होगा तो अब ये चीजें फैक्ट है, आपको एज इट इज ही याद करनी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर होगा, उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से कार्रवाई चलती है वो सब हमने ब्रिटेन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बायकैमरलिज्म। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, यानी कि उनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स कहते हैं इसको। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, जुडिशियल रिव्यू लिया हमने वहां से। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये जो तीन प्रोविजन हमने यूएसए से लिए ना, ये ठीक नहीं किया, क्योंकि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए उनके यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो रियल हेड है, ओके, उससे उसके पास बहुत मैसिव पावर्स हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। ये इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो बहुत नॉमिनल होता है, उसके लिए आपने सेम प्रोसेस रख लिया इतना टफ, तो वो कोई जरूरत नहीं थी उसकी। दूसरा कि हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज के रिमूवल के लिए भी इंपीचमेंट प्रोसेस इतना टफ रखा है कि इतने करप्शन केस और मिसकंडक्ट के इंसिडेंट होने के बाद भी आज तक एक भी जज इंपीच नहीं हुआ। प्रोसेस ही इतना टफ रखा गया इम्पीचमेंट का। तो ये तीन चीजें हमने यूएसए से लिए, बट आई वुड से कि जरूरत नहीं थी। उसी तरीके से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आई मीन क्या जरूरत थी, क्योंकि राज्यसभा में हमारे चेयरमैन जो है उन्हीं को हमने वाइस प्रेसिडेंट कह दिया। तो आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही लिख देते कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो कंडीशन में नहीं है फंक्शन करने की, तो राज्यसभा के चेयरमैन उनकी जगह लेंगे उस टाइम के लिए, ठीक है। बेवजह एक और नॉमेनक्लेचर देने की जरूरत नहीं थी वाइस प्रेसिडेंट। यूएसए में जरूरी इसलिए होता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास मैसिव पावर्स हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से उस टाइम पे, तो वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम करता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, एक तो हमने लिया यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा हमने लिया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। नॉमिनेशन वो याद कीजिए 12 मेंबर्स, ठीक है, जिनको उनकी एक्सपर्टीज के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर के लिए, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से,
ठीक है। आयरलैंड से हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ध्यान रखिएगा ये स्लिम मिस्टेक्स गलतियां कराएंगी। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, यूएसए की तरह डायरेक्ट नहीं होगा, ये मेथड भी हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने लिया था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना है, तो वो ठीक भी किया। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो तो वैसे भी होना था कि उस टाइम भी जो रेसिडुअल पावर थी 1935 के एक्ट में, वो किसके पास थी, वाइस रॉय के पास थी। ठीक है, तो इसको या तो हम सेंटर के पास ही रख सकते थे या ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट के पास रखते, प्रेसिडेंट के पास रखते तो वो सेंटर के पास ही आती है इनडायरेक्टली। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, नो देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी गवर्नर की एक पोस्ट होगी, वो हर स्टेट में होगा एक गवर्नर, वो कहां से लिया हमने 1935 के एक्ट से, ठीक है, पोस्ट ऑफ गवर्नर। लेकिन इस गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर गवर्नमेंट करेगी, ये प्रोविजन लिया है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये गलतियां नहीं करना। ओके, गवर्नर की पोस्ट 1935 एक्ट से, लेकिन इस गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर करेगी, ये प्रोविजन लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या होती है मैं आपको फर्दर लेक्चर से बताऊंगा, अभी याद रखिए कनाडा से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेज, यानी कि जब कोई डेडलॉक हो जाता है ना कि राज्यसभा से पास हो गया बिल लेकिन लोकसभा से नहीं हुआ या वाइस वर्सा, तो ऐसे में दोनों हाउस की फिर ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जाती है और वहां पे वोटिंग कराई जाती है। बट लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं तो वैसी बात है कि लोकसभा के मेंबर्स की वजह से बिल पास हो ही जाता है जो लोकसभा से पास हो चुका है। ठीक है, राज्यसभा उसको ज्यादा रोक भी नहीं सकती, तो ये ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, कंगारू के अंदर यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे अपने बच्चे को भी लेके चलती है, ठीक है, तो ज्वाइंट सेटिंग। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, याद रहेगा, इमरजेंसी एक्ट ऑफ 1935, लेकिन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सोवियत यूएसएसआर, अब रशिया कहलाता है, ठीक है, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए। अब कई बार बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, कहते हैं जापान से लिए, नहीं जापान से नहीं लिए भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी जापान ने भी ली थी, लेकिन उसने डायरेक्ट यूएसएसआर से ली थी पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर से जापान ने ली फिर जापान से हमने, नहीं ऐसा नहीं है, यूएसएसआर से ही हमने भी लिए और उन्होंने भी लिए। जस्टिस, तो तीनों तरह की जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये हमने अपने प्रियम्बल में लिखा है, तो ये भी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ही आई है। फ्रेंच से क्या आया, रिपब्लिक, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको जनता इलेक्ट करेगी, कोई हेरिडिटरी हेड नहीं होगा। एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट इज ब्रदरहुड, ये भी हमने प्रियम्बल में इंक्लूड किया है और ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से अमेंड करना है, दैट इज अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये जो मेन चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमने यहां से ली है साउथ अफ्रीका से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अभी मैंने ऊपर बताया जो 12 मेंबर नॉमिनेट होंगे राज्यसभा में वो लिए हैं आयरलैंड से, लेकिन इलेक्शन कैसे होगा इनका, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो होता है साउथ अफ्रीका से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यहां से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब याद रखिएगा ब्रिटेन से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया है जापान से, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये लिया है यूएसए से, राइट। सो इस चैप्टर के साथ आपकी जो बेसिक टर्म्स होते हैं या कंसेप्ट होते हैं पॉलिटी के वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे अगले लेक्चर से, अगर आपको पसंद आया हो तो। अब ये लास्ट लेक्चर था जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं, इसके बाद ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। पेड कोर्स है पॉलिटी का, उसमें करंट अफेयर्स भी कवर होगा और उसी में स्टैटिक रिवीजन भी कवर होगा। ओके, तो मैंने ये 4 लेक्चर्स आपको फ्रीली प्रोवाइड करें यूट्यूब पे, बट आगे का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इजी एज पाई ऑफिशियल नाम से एप्लीकेशन है, इसी लोगों के साथ आती है। ओके, और इसकी प्राइस है जस्ट 750 रुपीज फॉर दिस रिवीजन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।